हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के फिजिक्स का टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। यह बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले के लिए होगा और पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यह पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्रकाश का व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरा जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है ना, वो प्रीवियस ईयर 1980 से आज तक जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे ही ज़्यादा पूछा। जैसे कि यह क्वेश्चन देख लीजिए 1984, 1990, 2005, 2022। अब कितना स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो फेंका गया है कि 1984 में कैसे पूछ दिया। बिल्कुल पूछा गया है। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे प्रूफ के साथ बताएंगे। और इससे कितने वीडियो में हम प्रूफ के साथ बता चुके हैं। जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको प्रूफ विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो पहले से वीडियो देख रखे हैं ना उनको जरूर विश्वास हो जाएगा। और बोलिएगा तो यहाँ पे फिगर भी लगा कर बता देंगे आपको कहाँ से पूछता है ऐसा, ठीक ना। तो प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि दो कला संबंध स्रोत क्या है, काला संबंध स्रोत क्या होता है। काला संबंध स्रोत क्या होता है भाई, चलिए बताते हैं आपको। वैसा स्रोत यानी कि यहाँ दो स्रोतों को काला संबंध स्रोत तब कहा जाता है, यानी कि दो स्रोतों को काला संबंध स्रोत तब कहा जाता है जब दोनों स्रोत समान आवृत्ति वाले तरंगों को उत्सर्जित करता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि दो स्रोत को हम काला संबंध स्रोत तब कहेंगे जब दोनों स्रोत क्या करता है, समान यानी कि बराबर आवृत्ति वाले, बराबर फ्रीक्वेंसी वाले, यानी कि बराबर आवृत्ति वाले तरंगों को उत्सर्जित करता है, तो उसको काला संबंध स्रोत कहते हैं। समझ के काला संबंध स्रोत, ये भी इसके लिए ऑप्टिक्स में पढ़ा भी रखें। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा, प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो दो काला संबंध स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश के तरंग के अध्यारोपण के कारण, यानी कि अध्यारोपण के कारण, ठीक ना, अध्यारोपण कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनर्वितरण, यानी कि दोबारा होता है, तो पुनर्वितरण करने की जो घटना होगा ना उसी को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। समझ में आया। और यह क्वेश्चन इतना बार पूछ रखा है, इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये 12 का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से हो जाएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें आपको 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्ट करके दिया जाता है, जिसको अगर पढ़ते हैं तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनने वाला है, ठीक ना। तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, डिफाइन करना है, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा गॉस थ्योरम क्या होता है, वहां पे प्रमाणित करें, यानी कि उसका पूरा डिफाइन करना होता है, सिद्ध करना होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स में क्या पूछेगा, गॉस के प्रमेयों को लिखे, सिर्फ गॉस के प्रमेयों को लिखे और वहां पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बस इतने के लिए 2 मार्क्स मिलता है। तो गॉस का प्रमेय क्या है, देखिए यहाँ पे दिखा देंगे, प्रयास करो आपको। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। इसको पढ़िएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़िएगा, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो किसी बंद पृष्ठ, देखिए समझिए यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई भी पृष्ठ होना, खुला नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, लेकिन बंद होना चाहिए, यानी कि वह क्लोज होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक ना। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि विद्युतीय फ्लक्स को हम फाई द्वारा दर्शाते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या, कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का, और उसके अंदर उपस्थित, अगर देखिए यहाँ पे उसका अंदर क्या है, चार्ज क्या है, क्यू है, तो उसके उपस्थित आवेशों का 1/1/ε0 गुना होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स क्यू है, मतलब यहाँ पे फाई है, फाई होता है ना, बिल्कुल होता है, फाई है। मैं यहाँ से फिर से फाई लिखता हूँ, इक्वल टू कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का, आवेश क्या है इसके अंदर उपस्थित, देखिए यहाँ पे क्यू आवेश है, देखिए इसके अंदर क्या है, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर इक्वल टू क्यू, और उसके उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना, यानी कि इसमें गुना करना है 1/ε0 से, तो क्यू फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, जो कि यही होता है गॉस थ्योरम, यानी कि देखिए फाई इक्वल टू Q/ε0, जो कि इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 मार्क्स में एक
पॉइंट काट नहीं सकता है कोई। और ये डिफिनीशन पूरा करेक्ट है, करेक्ट मतलब सटीक है। और इस प्रकार से कोई भी डिफिनीशन नहीं लिखाता है, वहाँ पे आपको बुक का डिफिनीशन लिखा दिया जाता है, जो कि आपको याद करने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक ना, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं बीएससीबी के 1985, 1992, 1996, 1999, 2002, 2009, 2014, 2017, 2022, साथ में झारखंड के जैक के 2007, 2009 के एग्जाम में पूछ रखा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते, ठीक ना, आपको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, मेरे साथ बने रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक और बात बता दूं, टेलीग्राम तो ज्वाइन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेस्ट क्यूज चलता ही है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स सब चीज़ दिया जाता है। तो वह के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। क्योंकि देखिए विद्युत फ्लक्स आपको बार बार पूछेगा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी पूछेगा विद्युत फ्लक्स क्या है और साथ में उसका गॉस के प्रमेय को लिखे, 5 मार्क्स में पूछ देगा। तो आप विद्युत फ्लक्स याद रखोगे तब ना, और विद्युत फ्लक्स आपको 2 मार्क्स में बार बार पूछेगा, उसका साथ में एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई यूनिट पूछेगा। इसलिए आपको इसको छोड़ नहीं सकते है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट, मतलब एसआई यूनिट लिखना है आपको, समझ रहे हैं ना। तो यह क्वेश्चन देखिए 2018 के, 2019 के, 2021 के एग्जाम में पूछ रखा है ना, इसलिए आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, देखिए विद्युत क्षेत्र में रख के किसी सतह से, यानी विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड है ना, उसमें कोई भी अगर सतह रखा हुआ है, कोई भी सरफेस रखा हुआ है, तो उससे गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे कोई भी सरफेस होना चाहिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी सतह से, मतलब विद्युत क्षेत्र में कोई भी रखा मतलब सतह होना चाहिए, उससे गुजरने वाला कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये भी होता है विद्युत फ्लक्स। बात वही है भैया, देखिए इनवर्स जब यहाँ पे देखिए कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर है अपॉन कूलम है, तो कूलम ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में चला जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। बात हुई है ना। तो उसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं। इसका ऐसा यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में रख के किसी भी सतह से, मतलब कोई भी सतह यानी कि एनी सरफेस, किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत यानी कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, यानी कि कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका एसआई यूनिट आप देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन 2018, 2019, 2021 के वीएससीबी के एग्जाम में पूछा गया है, आप इसकी बिल्कुल नहीं कर सकते और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ही फायदा होगा। साथ में आप गूगल के केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का आपको पर डे मिलता है, इंग्लिश हिंदी मीडियम से वहाँ पे पर डे क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पे जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ठीक ना। इंग्लिश में डायोड कहा जाता है, हिंदी में उसको संधि कहते हैं। तो आप लोग डायोड भी कभी कभी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या है और उससे क्या समझते हैं आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखिए याद रखिएगा 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं। और यह तीनों मिलाकर 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। विश्वास नहीं 2020 के एग्जाम में जाकर देख सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन से भी अगर पढ़ते हैं, जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाता है पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, यानी कि पी टाइप अर्धचालक क्या है और एन टाइप अर्धचालक क्या है, तीनों क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 मार्क्स में से तो पूछबे करेगा, साथ में यह तीनों मिलाकर आपको 5 मार्क्स में पूछ देता है, तो इसलिए स्किप नहीं करना है आपको। चलिए, जब कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो क्या होता है, वैसे ही व्यवस्था को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि जब कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि उसके पास में रखा जाता है, तो वैसे ही व्यवस्था क्या कहते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। समझ रहे हैं, वैसे व्यवस्था को हम लोग क्या, जैसे कि देखिए एक बॉयज है,
एक गर्ल्स है, जब दोनों का शादी हो जाएगा, दोनों संपर्क में आ जाएगा, दोनों क्या बन जाएगा, कपल बन जाएंगे, एक साथ बन जाएंगे ना, कपल, जिसको हम लोग कपल कहते हैं। उसी प्रकार से जब पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पी टाइप अर्धचालक एवं एन टाइप अर्धचालक जब दोनों संपर्क में आ जाते हैं ना, तो वैसे ही व्यवस्था को ही मतलब व्यवस्था जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड यानी कि पीएन संधि डायोड कहते हैं। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 1983, 1985, 1990, 1992, 1997, 2013, 2014, 2016 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताया भी है बात को। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो क्लास तक देखते रहिए। और आपको बार बता रहे हैं, नोट्स पीडीएफ लेने के लिए मत चूकिए, और यह ऑफर आपके लिए ही है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा। जब आप पीडीएफ परचेज करते हैं तो आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है, जहां तक एग्जाम तक आपका हेल्प किया जाता है। वहाँ क्लास चलता है, वहाँ टेस्ट चलता है, क्यूज चलता है, सब चीज़ चलता है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से आपको 2 मार्क्स कोई नहीं छीनेगा, दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है पूछेगा, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन एन टाइप आएगा, देखिए आपको बताने का प्रयास करूँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे समझ लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। समझ प्राप्त कीजिएगा, जब भी नैज जो अर्धचालक होता है, जब उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, जो प्राप्त अर्धचालक होता है ना, वो पी टाइप अर्धचालक होता है। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक जो होता है ना, होल्स होता है, और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पूछा जाएगा पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है। वहाँ पे ऑप्शन होगा होल्स होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या मारिएगा, होल्स मारिएगा, क्योंकि आप अल्पसंख्यक वाहक नहीं पूछता है ना। और इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो वहाँ पे क्या होता, जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। और उसमें जी एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक वाहक होल्स होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। वहाँ इंग्लिश मीडियम में भी है, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन 85, 90, 2003, 2007, 2013, 2015, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, अभी बताया जस्ट, ठीक ना। देखिए इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ और दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जब नैज अर्धचालक में क्या करना है, आपको सेम टू सेम काम करना है, बस आपको याद रखना है किसमें पंचसंयोजी और किसमें त्रिसंयोजी, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा एन टाइप में पंचसंयोजी होता है और पी टाइप में त्रिसंयोजी होता है। अगर इसको आप याद कर लिए ना तो आप बाजी मार गए। जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मतलब क्या होता है, कोई अशुद्ध चीज होता है जो कि मतलब पत्थर उत्तर मिट्टी उट्टी अर्धचालक में ही ना मिलाया जाता है, अपद्रव जिसको हम लोग कहते हैं अशुद्ध, उसको मिलाते उसका चालकता बढ़ जाती है, ठीक ना। जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और आपको पता है कि एन टाइप में क्या, अगर एन पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मात्रा इलेक्ट्रॉन का आता है। जैसे कि देखिए एन इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं, एन इलेक्ट्रॉन, क्या पी और इलेक्ट्रॉन में कोई संबंध है क्या, पी पढ़िए और इलेक्ट्रॉन पढ़िए, कुछ संबंध नहीं आ रहा है, उसमें लाइन में कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक ना, लाइन में कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। लेकिन एन पढ़िए इलेक्ट्रॉन पढ़िए, एन पढ़िए इलेक्ट्रॉन पढ़िए, मैचिंग आ रहा है, यानी कि इसका बहुसंख्यक वाहक जो होगा ना वही इलेक्ट्रॉन होगा। जब आपको पता चल जाएगा ना एन टाइप के लिए बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन, तो अल्पसंख्यक वाहक होल्स हो जाएगा, उसका उल्टा। और जब आपको पता है कि बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए ना, तो बहुसंख्यक वाहक क्या हो जाएगा, वहाँ पे होल्स, और अल्पसंख्यक वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यह छोटी छोटी बात ध्यान में रखना है, और इसको जब 1 से 2 बार जब वीडियो देखिएगा ना तभी समझ में आएगा। इसलिए आपको कहते हैं पीडीएफ ले लीजिए और एक बार वीडियो देखिए और वहाँ पे लिखने और समझने का प्रयास कीजिए आप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, जब नैज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो प्राप्त जो अर्धचालक होता है वो एन टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक वाहक होता है इसके लिए इलेक्ट्रॉन होता है, और तथा अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, होल्स होता है। यहाँ तक समझ गए। ये क्वेश्चन 1985, 1990, 2003, 2007, 2013, 2020, 2021, झारखंड के 2009 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। अब इसी में पी टाइप की बात कर लेता हूँ। तो जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, यानी कि पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है,
ठीक ना। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है जिसको हम छिद्र भी कहते हैं, ठीक ना, या बीवर भी कहा जाता है, इसको बीवर भी कहा जाता है होल्स को, ठीक ना। तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है पी टाइप के लिए, और एन टाइप के लिए इसी का उल्टा हो जाता है। समझ में आया होगा। और ये तीनों क्वेश्चन मिलाकर आपको 5 मार्क्स में पूछेगा। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स कोई नहीं छीनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और 2020 के एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। और यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे, ठीक ना। आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य बीच यानी कि मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य बीच की दूरी, देखिए आवेशों के परिमाण, जैसे कि यहाँ पे कोई आवेश है, मान गए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, इस पर माइनस प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, मतलब प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो आवेशों का परिमाण कोई एक लेना है, ज़्यादा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो आवेशों का परिमाण कोई एक लेंगे। और इसके बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी हम 2L ले ले, 2A ले ले, और 2L या 2A ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर 2A या L लिया जाता है। तो आवेशों का परिमाण यह हुआ और इसके बीच की दूरी यह हुआ, उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको P द्वारा दर्शाते हैं, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू 2A। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2A, यही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है, इस पर क्या है माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो कोई एक ले लेंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है आवेशों का परिमाण, एक आवेश का परिमाण लेना है, तो इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ज़्यादा प्लस वाला लेंगे, इसको P द्वारा दर्शाएंगे, इसमें एक प्लस वाला ले लेते हैं Q। और इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2L या A लीजिए 2L। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q 2L। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम्ब मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई यूनिट। देख सकते हैं एसआई यूनिट क्या होता है इसका, कूलम्ब मीटर। इसका सेंटीमीटर मत पढ़िएगा भैया, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर है भैया, कूलम्ब मीटर याद रखिएगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन 2014-2015 के एग्जाम में पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य बीच की दूरी यानी कि उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट क्यूज वहाँ पे पढ़ने चलता है, तो वहाँ पे पता कैसे चलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा ना। और पीडीएफ नोट्स के लिए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी बच्चा पीडीएफ नोट्स लेता है उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज़ दिया जाता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने ही, लेंस के नियम को लिखिए। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन है 100 टॉप क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आपके लिए एग्जाम और यूसी अगर इसको पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने देंगे हम, ठीक ना। तो लेंस के नियम को लिखिए। देखिए ना, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब भी कोई कुंडली जो होता है, जब भी कोई कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग EMF भी कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल को। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होता है कि यह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। क्या करता है, वो प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है, और इसी के लेंस को नियम कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब भी किसी कुंडली होता है, कुंडली जो है मान गया कोई कुंडली है, उसे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, यानी कोई भी चुंबकीय फ्लक्स उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या होता है, कुंडली में EMF प्रेरित हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, मतलब उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि वह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। क्या करता है, वह प्रेरण के कारकों का ही विरोध करता है। इसी के लेंस को नियम कहते हैं। इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यह भी क्वेश्चन BSCB के 1999, 2013, 2016, 2019, झारखंड के 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ तक UP MP में भी क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक ना। अब इतना कितना लिखे भैया बताइए ना यहाँ पे कि किस किस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बार बार बता दे रहे हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको ऑल सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग ले सकते हैं, जिसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छा नंबर उठेगा, 400 प्लस आराम से कर सकते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, और यह क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ाया है। यह आपको सबसे पहले क्या कीजिए, इस प्रकार से अपने अंगुलियों को फैलाइए, सबसे पहले अंगुलियों को फैलाइए इस प्रकार से, और इस प्रकार से फैलाइए कि जो अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक दूसरे पर लंब हो, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को, बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाइए कि तर्जनी, अंगूठा तथा मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंब हो, यानी कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अभी बताएं कि बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाइए, वो भी कौन कौन अंगुली, तर्जनी होना चाहिए, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंब हो। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, देखिए अंगूठा जो है यहाँ पे, ये चुंबकीय बल की दिशा को बतलाता है, ये चुंबकीय बल की दिशा को बतलाता है, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बतला रहा है एवं दिशा को, तथा मध्यमा, जो मध्यमा होता है वो चुंबकीय धारा के दिशा को बतलाता है। और यही लेंस का मतलब यही क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है। तो आप समझने के प्रयास कीजिए, जब तक देखिए, जब तक इस प्रकार से अंगूठा फैलाइएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल समझिए, अंगूठा फैलाइए, तर्जनी फैलाइए और मध्यमा तीनों एक दूसरे कैसे, तो पढ़िएगा यहाँ पे क्या है, इस मतलब इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे पर लंब हो। ये तो आराम से अपने से लिख सकते हैं। और बस याद रखना है कि अंगूठा क्या बतलाता है, चुंबकीय बल की दिशा को, और यहाँ पे मध्यमा जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा होता है चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। इतना याद कर लिए ना तो आराम से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम याद हो गया। और यह तो क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है भैया, आप 10th क्लास में भी इसको याद किए होंगे, और यहाँ तक 12th के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप स्किप कर ही नहीं सकते इसको ना, और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो इस प्रकार से याद कीजिए, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, अंगूठा, मध्यमा एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है, जो कि फिगर के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स किरण के 2 गुणों को लिखे। और एक्स किरण के 2 गुण काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे 1989, 2013, 2017 के एग्जाम में पूछ रखा है। प्लीज आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यार आप लोग, और कमेंट बताइए कैसा वीडियो लगा यार, ठीक ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और साथ में अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और आपको पर डे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम से अपलोड किया जाता है। पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश का समरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव KKG क्लासेस के वेबसाइट पे, जो कि KKG क्लासेस गूगल पर सर्च करके जा सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए आप, और KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर क्यूज चलता है, ठीक ना। एक्स किरण के 2 गुणों को लिखें। देखिए आप, एक्स किरण गुण क्या है, एक्स किरण यानी किरण का वेग, एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जो एक्स किरण होता है बेसिकली उसका वेग जो होता है ना, वो प्रकाश के किरण के बराबर होता है। एक्स किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण का जो विक्षेपण होता है वो विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से विक्षेपित बिल्कुल नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि एक्स किरण का वेग क्या होता है, जो प्रकाश का वेग जो होता है ना, प्रकाश का वेग उसके बराबर होता है। और एक्स किरण जो होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें विक्षेपित होता ही नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और मेरे साथ बने रहिए, आपको लास्ट तक तैयारी कराते रहेंगे। चलिए थैंक यू। ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए अगर फिजिक्स का बात करें
तो फिजिक्स में 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर ये आपको चाहिए, साथ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए, तो उसके लिए आपको 150 रुपये पेमेंट करना होता है। पहले पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें, 300 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसके लिए 150 रुपये लिखा गया है। वहाँ पे देखिए बायोलॉजी का भी वही बात है, हिंदी का भी वही बात है, मैथ्स का भी वही बात है। टोटल होता है 600 रुपया, टोटल होता है 600 रुपया, लेकिन आपको डिस्काउंट चल रहा है तो आपको 399 में सब मिल जाएगा। साथ में आपको क्या दिया जाएगा, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, टेस्ट सभी का तैयारी कराया जाता है, साथ में सभी का PDF दिया जाता है। उसके लिए आपको 399 ओनली पेमेंट करना होता है। कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपका जो ये सब हुआ, साथ में आपका नंबर ग्रुप में रहता है और ग्रुप में रहने का फायदा यह होता है कि आपका एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाता है।